हेलो, राम राम सभी को। और हमारा जो है हमने ज्योग्राफी के 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिए है। आज हम करने वाले हैं हमारे अगले चैप्टर को, जो कि है हमारा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में, यानी जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जो हमारे द्वीप हैं, महासागर हैं, इन सब के बारे में हम आज इस चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगी, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको ज़रूर बोलूँगी कि वीडियो को जो है आप देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना। ये नहीं कि आप वीडियो पूरी देख करके चले जाते हो, जाते जाते एक बटन ही तो दबाना, आपको लाइक करके चले जाना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए बच्चे जुड़ते हैं। आज हम करेंगे हमारे पृथ्वी के परिमंडलों के बारे में, यानी पृथ्वी के ऊपर जीवन के बारे में कि हमारा पृथ्वी कैसी है, कितने भूभाग पर जल है, कितने पर महाद्वीप हैं, महासागर हैं, कितने भाग पर जल जीवन है हमारे, और जो है पृथ्वी पर जीवन किस प्रकार से संभव है। तो जैसा कि हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। मानव यहाँ पर जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व, जीवन के लिए कौन कौन से जीवन तत्व जरूरी हैं? भूमि है, जल है, हवा है, ये तीनों तत्व यहाँ पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जहाँ पर्यावरण के प्रमुख महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं? भूमंडल कहा जाता है। तो भूमंडल किसको कहते हैं? पृथ्वी के ठोस भाग को। गैस की परतें जो चारों पृथ्वी को चारों तरफ से घेरती हैं उसको वायुमंडल कहते हैं। जिसके ऊपर हम रहते हैं ठोस भाग उसको भूमंडल कहते हैं। भू का मतलब पृथ्वी, यानी हम जो है जिस भाग पर रहते हैं उसे कहते हैं भूमंडल। हम जमीन से जुड़े हुए हैं भूभाग से। और वायुमंडल यानी वायु में तैरती हुई गैसें, पृथ्वी को जो चारों ओर से घेरती हुई गैसें हैं उनको क्या कहते हैं? वायुमंडल। जिसमें से कौन सी गैसें हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें। ये अपनी अपनी मात्रा में जो है पाई गई है, निश्चित मात्रा में। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल भी पाया गया है जिसे जलमंडल कहा जाता है, यानी पृथ्वी के सबसे बड़े भाग पर क्या है? जल, जिसको जलमंडल कहते हैं। जल में जो है जल की सभी अवस्थाएं शामिल है, जैसे बर्फ हो गई, जल हो गया, वाष्प भी शामिल है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। जीवमंडल क्या है? सीमित क्षेत्र, जहाँ पर स्थल है, जल है और हवा एक साथ मिलते हैं, तो वहीं पर तो जीवन संभव है, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, जैसे जंतु, जीव जंतु, पादप, ये सभी वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर ये तीनों एक साथ मिलते हैं। सबसे बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे भूमंडल की। तो भूमंडल यानी हमारा ठोस भाग जहाँ पर हम रहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना हुआ है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए गए हैं। यानी भूमंडल में क्या है? जीवों के लिए पोषक तत्व। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भूभाग को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहा गया है। और बड़े जलाशयों को क्या कहते हैं? महासागरीय बेसिन के नाम से। यानी पृथ्वी को क्या 2 भागों में बांटा गया है? किस प्रकार से? बड़े किस प्रकार, जहाँ पर जो ठोस भाग हैं उनको क्या कहते हैं? महाद्वीप। और जो जहाँ पर जलाशय हैं बड़े बड़े उनको क्या कहते हैं? महासागरीय बेसिन। इस प्रकार विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी जो है विश्व के आप मैप देखना, उसमें महासागरों को देखना, आपस में एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरह से। विश्व को मानचित्र को देख लिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग भी एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो आप देख लेना मैप में कि स्थलीय भाग आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ पर ये जुड़े हैं ना स्थलीय भाग, वहाँ पर संधि आपको आगे चल के पता चल जाएगी जब हम एक एक स्थल भाग को या महाद्वीपों को पढ़ेंगे। समुद्री जल का तल सभी जगह पर समान होता है। सतह की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा गया है जिसको शून्य माना जाता है। यानी समुद्र तल की जो समुद्र का जो तल है ना, बिल्कुल वहाँ से हम किसको मापते हैं? स्थल की ऊंचाई को मापते हैं और इसी को शून्य कहा गया है। ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, तो आप इसको देख लेना एक बार। विश्व, महाद्वीप और महासागर इसके ऊपर दर्शाए गए हैं, जिसमें से आपको सभी तो महाद्वीप और महासागरों के बारे में आपको पता चल जाएगा। ये कौन सा महासागर है, यहाँ पर कौन सा है, और जो ये आपकी महत्वपूर्ण कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखाएं हैं, ये तीनों
जो है आपके एक ही महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं, यानी अफ्रीका महाद्वीप से। और बाकी के उत्तरी हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में कौन सा है, कौन सा किसको टच करता है, किसके मध्य में कौन सा पर्वत है, किसके उत्तर में कौन सा महासागर है, कौन सा महाद्वीप है, इन सब के बारे में आप एक बार इस पे नज़र रख लेना। आपका इसको जो विश्व के मैप आपको और भी मिल जाएंगे, जिसके बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, यानी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 8,848 मीटर। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मेरियाना गर्त, और यह कौन सी सागर में है? प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई है 11,022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी भी हो सकती है? यानी आप कल्पना करके देखिए कि समुद्र की गहराई कितनी हो सकती है। आगे देखिए हमारे महाद्वीपों के बारे में। पृथ्वी के 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र को देखिए और ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया गया है। यानी सबसे ज़्यादा भाग कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग। सबसे पहले हम हमारे महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला महाद्वीप है एशिया, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। कितने भाग में फैला है? 1/3। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा इस महाद्वीप के जो है महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है? एशिया महाद्वीप से। एशिया के पश्चिम में है यूराल पर्वत, यानी यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को 2 अलग भागों में बांटता है, यानी उनके मध्य में है एकदम। एक साइड में क्या है? आपका यूरोप है और दूसरी साइड आपका एशिया है। मध्य में है यूराल पर्वत। तो आप कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूराल पर्वत कहाँ पर है, या फिर एशिया और यूरोप के मध्य कौन सा पर्वत है? तो आप इसको याद रख लेना। इसको 2 भागों में बांटने वाला इसको क्या कहते हैं? यूरेशिया भी कहते हैं, क्योंकि यूरोप और एशिया के मध्य संयुक्त भाग है और वहाँ पर है यूराल पर्वत। अगला आपका है यूरोप, एशिया से बहुत छोटा है और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वर्त इससे होकर गुजरता है और यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यूरोप महाद्वीप आपका तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। आप मैप में देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला हमारा अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के बाद दूसरा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, यानी सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया, और दूसरे नंबर पर है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश की जो रेखा है, इस महाद्वीप को लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी अफ्रीका का सबसे ज़्यादा भाग कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध की तरफ। और आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और वृत्त रेखा, कर्क रेखा, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं हैं इसी महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ जिसके मध्य से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? तो वो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। सहारा का रेगिस्तान है जो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, वो भी अफ्रीका महाद्वीप में है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र में आप इसकी स्थिति देख सकते हैं और आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी नील नदी, जो अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त इनके किन किन भागों से होकर गुजरती हैं। आप मैप में पता कर लीजिए कि जो है विषुवत रेखा, कर्क रेखा और जो है कौन से भागों से होकर गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं, हीरा और सोने का उत्पादन अफ्रीका में जो है सबसे ज़्यादा होता है। सबसे बड़ा देश कौन सा है अफ्रीका का? अल्जीरिया। और सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो कहाँ पर है? आपका अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। हीरे की सबसे बड़ी खान किम्बरले जो है, आपसे पूछ ले कि हीरे की सबसे बड़ी खान, वो भी अफ्रीका महाद्वीप पर है। सबसे लंबी नदी नील नदी, ये भी आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला हमारा है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे भाग से स्थल भाग, यानी जो है जल भाग नहीं, संकरे स्थल भाग से जुड़ा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? पनामा संधि कहते हैं। तो पनामा संधि किनके मध्य है? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य, जो इनको आपस में जोड़ती है। और जो हमारी सुपीरियर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है। आगे देखिए, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है।
क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकती हैं? हम अगर मैप में देखेंगे तो इन महासागरों के नाम पता चलेंगे। हमारी स्थल संधि है पनामा स्थल संधि, जो देखिए उत्तर अमेरिका महाद्वीप और ये दक्षिण अमेरिका, और इन दोनों के आपस में थोड़े से संकरे भाग को ये आपस में जोड़ रही है, तो इसको क्या कहते हैं? हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। जल संधि यहाँ पर आपके एक दिखाई गई है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है जल संधि। इसका क्या नाम है? जल संधि पानी का संकरा भाग होती है जो बड़ी जलराशि जैसे समुद्र और महासागर को एक दूसरे से जोड़ती है। तो ये आपकी स्थल संधि है। अगला हमारा कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसका जो है 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंध में फैला है। कौन से है? विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है, उष्णकटिबंध में। उत्तर अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर है स्थित हैं? और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। यानी जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत को कहाँ पर है? उत्तर से दक्षिण की ओर इस यहाँ पर फैली गई है। यहाँ इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। और सबसे लंबी नदी अमेजन नदी इसी महाद्वीप में है। अगला हमारा है ऑस्ट्रेलिया। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, और यह चारों तरफ से महासागर और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा गया है। क्या कहते हैं इसको? द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अगला हमारा है सबसे आखिर वाला अंटार्कटिका। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध के मध्य, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? मोटी बर्फ से। यहाँ पर रिसर्च सेंटर है, जिसमें से हमारे भारत के शोध संस्थान भी यानी रिसर्च सेंटर भी यहाँ पर है। तो शोध करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसी जगह को क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पर जो है मानव स्थायी रूप से मानव निवास नहीं करते हैं, तो इनको आसानी से वहाँ पर शोध करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आसपास कोई मनुष्य नहीं रहता है। कोई भी स्थायी जीवन जो आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा बर्फ़ की वजह से। और इनके नाम क्या है? मैत्री है और भारती है, और एक जो है आपकी दक्षिण में कौन सी है? गंगोत्री। हम जानेंगे हमारे जलमंडल के बारे में। पृथ्वी को किस ग्रह से नाम से जाना गया है? नीला ग्रह, क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है। पृथ्वी का 71% भाग है जो जल से, और 29% भाग स्थल से वो है, स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है, यानी कि बर्फ, झील, महानदी, हिमनदी, भूमिगत जल, वायुमंडल, जलवाष्प सभी इसी में आ जाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया गया है। ये देखिए, आपको डायग्राम से भी दिखाया गया है। और जो अधिक खारा होता है, उपयोग करने के यूज नहीं कर सकते हम, बिल्कुल एकदम खारा होता है, 97% से अधिक मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। और शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परत और हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया गया है। जल का बहुत कम भाग एलवण जल के रूप में, यानी 2 पॉइंट कुछ जो है एलवण के रूप में पाया गया है, जो मनुष्य इस्तेमाल में आता है। और यही कारण है कि पृथ्वी नीला ग्रह है, फिर भी यहाँ पर पानी की कमी लोग महसूस करते हैं। आइए जानते हैं हमारे इस महासागरों के बारे में। तो महासागर जल स्थल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गति हैं। बड़े से छोटे आकार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। यानी सबसे बड़ा कौन सा? हमारा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो कौन महासागर कितने? हमारे 5 महासागर है। पहले हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। यह हमारा सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग यानी मैरियाना वृत्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग किस आकार का है? वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। और प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए आप मैप में देख करके। आगे अगला हमारा है अटलांटिक महासागर, विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महासागर है। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा? प्रशांत महासागर।
अटलांटिक महासागर दूसरा हमारा सबसे बड़ा महासागर है और यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। तो हमारे अक्षर एस के आकार का कौन सा महासागर है? अटलांटिक। इसके पश्चिम किनारे पर है और उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका स्थित है और पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है। तो आपके पश्चिम किनारे पर कौन सा है? उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका, और पूर्वी किनारे पर है यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप। अटलांटिक महासागर को तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है, यानी अटलांटिक महासागर की तटरेखा जो है वह एक दंतुरित है, एकदम दांतों की तरह ऐसी देखिए आपको दिखाई भी गई है दंतुरित तटरेखा। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श मानी गई है। और व्यापार की दृष्टि से भी यह काफ़ी व्यस्त महासागर है। और हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। अगला कौन सा? हमारा हिंद महासागर। व्यापार की दृष्टि से कौन सा जो है सबसे बिजी महासागर है? तो वो होगा हमारा अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर है हमारा, इसका नाम हमारे देश पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है और यह महासागर त्रिभुजाकार है। तो हमारे हिंद महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। इसके उत्तर में एशिया है और पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अगला हमारा है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका यानी महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। कितने डिग्री अक्षांश? 60 डिग्री अक्षांश तक। अगला हमारा आर्कटिक महासागर है और यह उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी ध्रुव में स्थित है और यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है और यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले भाग को संग्रह भाग से जोड़ता है और इसी को क्या कहते हैं? हम बेरिंग जल संधि कहते हैं। तो जो है हमारे प्रशांत महासागर के छिछले भाग से कौन सा जोड़ता है? आर्कटिक महासागर, और इसी को हम क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट और यूरेशिया से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट और यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के मिश्रित भूभाग से। आइए हम जानेंगे आज वायुमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, यानी हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या है? एक गैस की परत है, जिसे क्या कहते हैं हम? वायुमंडल। वायुमंडल की यह पतली परत एक ग्रह को महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यानी ये तो जो पतली ग्रह पृथ्वी के चारों ओर है वो गैस की परत, ये ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है, यानी हमारे ग्रह का पृथ्वी का सबसे अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। बिना सांस के कोई भी जो है एक पल भी नहीं जीवित रह सकता, इसलिए यह हमारे लिए सबसे अटूट है जीवन के लिए। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है। वायुमंडल यानी 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटक यानी तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करें तो सबसे पहले होगी, जैसे ये पृथ्वी है, इससे थोड़ी ऊपर चल के हमारी सौरमंडल हो जाएगी। फिर इससे ऊपर चलकर हमारी समताप मंडल होगी, फिर इससे ऊपर मध्यमंडल और इससे ऊपर आयन मंडल, और फिर सबसे ऊपर जहाँ पर सैटेलाइट वगैरह है वहाँ पर बहिर्मंडल। यानी इनको जो है पृथ्वी से ऊंचाई के आधार पर बताया गया है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बना हुआ है, जो कि साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार यानी कितने प्रतिशत मात्रा किस गैस की है, यानी 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है 21% और दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन इत्यादि गैसें सिर्फ 1% है। यानी कार्बन डाई किस में आ गई? 1% में ही। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। और कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए है? बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी सभी गैसें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जरूरी है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, यानी जैसे हम वहाँ पे ऊंचाई पर जाएंगे किसी भी पर्वत पर, पहाड़ पर, तो वहाँ पर क्या होगा? हमारा घनत्व और हमारा तापमान दोनों गिरने लगेगा, यानी कम होने लगेगा। तो ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है और यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता है। और आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही जो पर्वतों के ऊपर चढ़ते हैं उनको हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ क्या लेने पड़ते हैं? ऑक्सीजन के सिलेंडर।
जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, घटता जाता है। वायुमंडल पर दबाव डालता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है, यानी कहीं पर तापमान कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है। कुछ कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम महसूस होता है। यानी यहाँ पर किसी पर्वत पर जाते हैं हम, हमें ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर इतना तापमान है तो दूसरी जगह जाएंगे तो उस पर भी उतना ही होगा। कहीं पर हमें कम फील होगा और कहीं पर तापमान ज़्यादा फील होगा। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो वायु किस तरफ से बहती है, उच्च से निम्न की तरफ। गतिशील वायु को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। हमारा है अगला जीवमंडल, यानी जहाँ पर ये तीनों पाए गए हैं, जल, स्थल और वायु। जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। वह भाग है जहाँ पर जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई गई है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों यानी जंतु जगत और पादप जगत में विभाजित किया गया है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल यानी जल, स्थल और वायु आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेना, यानी कि किस तरह से ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लकड़ी तथा खेती के लिए, यानी लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काट लेते हैं, जिससे ढलवा भाग पर मिट्टी का कटाव होता है तेजी से, और इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। यानी मिट्टी के लिए या फिर लकड़ी जलाने के लिए हम क्या करते हैं, वनों को काट लेंगे। वहाँ पर वनों को काटने से जो मिट्टी है वो एकदम से ढीली हो जाएगी और फिर जो है ढलवा भाग होंगे, वहाँ पानी की वजह से क्या होगा, प्राकृतिक आपदाएं यानी मिट्टी कट के चलती रहती है, जिससे भूकंप या फिर ऐसी ही कुछ स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। और हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ भाग जो है पानी से डूब गए थे। झीलों, नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लिए लायक नहीं रह गया था, और यह एक जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। यानी प्रदूषण के कारण क्या हो गया है, जल प्रदूषण हो गया और यह पीने लायक नहीं, ताकि जीवों को नुकसान हो गया पीने से। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र और गाड़ी का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी सिर्फ 1% कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारे जो है सिस्टम को वो करती है, ऐसे ही बनाए रखती है ताप को। और लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा में वृद्धि होगी, यानी उद्योगों के कारण, वाहनों के कारण, इन सब से जो है प्रदूषण में वृद्धि होगी, वायु प्रदूषित होगी, इसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और इसे भूमंडलीय तापन कहा जाएगा। क्या कहेंगे हम, भूमंडलीय तापन। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो यहाँ पर दर्शाया गया है कि तीनों का उपयोग, यानी तीनों मंडल, वायुमंडल, भूमंडल और समतापन, वायुमंडल, भूमंडल और जलमंडल, भूमंडल और जलमंडल। यानी हम अगर जल प्रदूषण होगा तो भी हमारे जो है जीवों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। भूमंडल में किसी भी प्रकार की जो है वो आएगी, पृथ्वी पर कटाव होगा या मिट्टी का कटाव होगा तो भूकंप आदि आएंगे। अगर वायु प्रदूषण होगा तो जो है भूमंडलीय ताप बढ़ेगा, यानी जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, जिससे जो है आसपास का वातावरण ज़्यादा गर्म होगा। यानी कि सिर्फ 1% मात्रा है और जो हमारी पृथ्वी की जो है गर्मी को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, और जो है यह पौधों के लिए काफ़ी ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर ज़्यादा पर्यावरण में दूषित होगा, वायु ज़्यादा दूषित होगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो किसी के लिए भी हानिकारक होगी। तो इन तीनों का जो उपयोग करना हम सोच समझ कर उपयोग करेंगे तो हमारे लिए सही होगा। ये इस बारे में बताया गया है। जलमंडल, वायुमंडल और भूमंडल, इन तीनों का एक दूसरे के साथ काफ़ी गहरा संबंध है। हमें जो है उपयोग करना है किसी भी चीज़ का, जल का, वायु का या पृथ्वी का, तो हमें सोच समझकर उपयोग करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम इसको सुरक्षित रख सकें। तो आज का हमारा यही चैप्टर था, परिमंडल, यानी हमारे मंडलों के बारे में हमने पढ़ा था, जलमंडल, वायुमंडल और भूमंडल।
और यहाँ के महासागर और महाद्वीपों के बारे में हमने पढ़ा। हमारे महाद्वीप थे, हमारे 7 महाद्वीप। थोड़ा गला खराब आज। एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा, फिर हमारा अफ्रीका महाद्वीप, और देन हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप, फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो सबसे छोटा महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इन सब के बारे में हमने आज के चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है। तो जाने से पहले आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को जो है आप लाइक करके ज़रूर जाना, वीडियो अच्छी लगे तो। और वीडियो अगर आपको कुछ ही चीज़ की कमी लगे या फिर कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एक बार जाते जाते फिर से बोल देती हूँ, थैंक यू सो मच।